हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए, इस वाले पेपर में आपने कौन सा अप्रोच लगाया और कौन सा अप्रोच लगाने की ज़रूरत थी और क्या आंसर आ सकता था, उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला है कि टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब दोनों सेम मटेरियल है, यंग मॉड्यूलस दोनों का वाई सेम है, दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है, दोनों वायर का, और लेंथ एल भी सेम है, एक का रेडियस 2r है, दूसरे का r है, जॉइन टू एंड। तो अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हो जाएंगे, और जब भी दो वायर सीरीज में हो तो उसको एज ए स्प्रिंग लेना है। अगर दो वायर एज ए स्प्रिंग एज ए सीरीज में हो तो भाई जो भी ये वायर खींचेगा, ये वायर खींचेगा, इट्स लाइक अ स्प्रिंग। तो इसका K1 होगा, इसका K2 होगा। तो वी हैव 1/K इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अब K किसके बराबर है? तो बेसिकली F इज इक्वल टू KX, और यहाँ पे F इज इक्वल टू YA/L इंटू डेल्टा एक्स। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, तो अपन K की जगह पे क्या लिख सकते हैं? YA/L। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे Y पाई r², मतलब 4r², और L ऊपर लेंथ कितनी है L, प्लस Y पाई r² ऊपर L, यहाँ पे 4 प्लस 1 5/4 L Y पाई r²। LCM लेके मैं 1/K इक्विवेलेंट लेके मैं रेडी बैठा। ओके, अभी यहाँ पे अपना जो वेट है वो फिक्स है। तो अभी अगर इसमें स्प्रिंग के साथ लिया ही है तो स्प्रिंग का लॉजिक भी यूज़ कर लेते हैं कि U इज इक्वल टू 1/2 KX²। अब स्प्रिंग का पता है कि F इज इक्वल टू KX। तो अगर मैं ऊपर नीचे K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड कर दूँ, सो KX², K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड, तो ये हो जाएगा K²X², मतलब ये हो जाएगा W का, मतलब सॉरी, ये हो जाएगा फोर्स का स्क्वायर। F होता है ना, तो F का स्क्वायर डिवाइड बाई K इक्विवेलेंट। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे कितना है फोर्स, तो भाई W, तो W का स्क्वायर बाई 2 K इक्विवेलेंट, अपन यहाँ पे 1/K इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 5L 4Y पाई R का स्क्वायर। तो अपन का हो जाएगा 5L ओमेगा स्क्वायर बाई 8Y पाई R का स्क्वायर। ओके, तो अपना आंसर कौन सा आएगा? C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज A मीटर, ओके, व्हेन द टेंशन इज 4। ऐसा मान के चलो कि इसका ओरिजिनल लेंथ L0 है, और जब उस पे 4 न्यूटन लग रहा है तब उसका लेंथ बढ़ के कितना हो जाता है? A। दैट मीन्स उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ? तो कितना एक्सटेंशन हुआ? A माइनस L0 व्हेन द टेंशन इज 5 न्यूटन। जब 5 न्यूटन का एक्सटेंशन होता है तो बेसिकली लेंथ कितनी बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है B जितनी। तो ये कितना हो जाएगा? B माइनस L0। तो बेसिकली अगर ऐसा देखने के लिए जाए कि तो अपन इक्वेशन है F इज इक्वल टू YA/L इंटू डेल्टा एक्स। देखो, यंग मॉड्यूलस सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि F इज अपन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट और यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो अपन लेंगे यहाँ पे 4 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट
A माइनस एल नॉट, यहाँ पे ले लेंगे 5 C A सॉरी कितना है B माइनस एल नॉट। अब ये इक्वेशन A और इक्वेशन B दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो B माइनस A, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट B L नॉट माइनस A प्लस L नॉट, तो ये दोनों चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू C इंटू B माइनस A। ओके, तो अभी C इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं B माइनस A क्वेश्चन के अंदर, आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। अब बोला है कि द लेंथ ऑफ द वायर, तो बेसिकली अपन जाएंगे कि कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कि 9 न्यूटन, क्योंकि F इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा एक्स, तो लेंथ ऑफ द वायर अपन कैपिटल L लिख लेंगे और इसका L नॉट क्या लिख लेंगे, L नॉट। ओके, तो ये 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस A, यहाँ पे अपन को L ढूंढना है और L नॉट की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी है, वो अपन लेके आते हैं किसी भी एक इक्वेशन में रख के। तो किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, तो अपन अपने यहाँ पे इसके अंदर रख देंगे, तो क्या रखेंगे 4 इज इक्वल टू C, तो लिखेंगे 4 इज इक्वल टू C का कितना वैल्यू है 1 अपॉन B माइनस A और यहाँ पे A माइनस एल नॉट, सामने चला जाएगा 4B माइनस 4A इज इक्वल टू A माइनस एल नॉट, सो एल नॉट इज इक्वल टू सामने चला जाएगा 5A माइनस 4B। ओके, उसको यहाँ पे रखना है, तो क्या रखेंगे 5A माइनस 4B, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सामने चला जाएगा 9B माइनस 9A इज इक्वल टू L माइनस 5A प्लस 4B, सो L इज इक्वल टू ये 4 यहाँ से ऐसे जा जाएगा तो 5B और ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा तो 4A सॉरी माइनस 4A, क्या आ जाएगा माइनस 4A। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। तो क्या हो जाएगा 5B माइनस 4A। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को जाना है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि वायर फिक्स्ड टू द सीलिंग एट द वन एंड is being pulled slowly by the force F at the another end if the change in the length of the wire is L, then the work done by the force. Okay, अब देखो basically a wire fixed to the ceiling at the one end is pulled slowly with the force of F. हम इसको F से पुल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो फोर्स लगा रहे उसके वजह से ये जो वायर जो खींचेगा, ओके, वो वायर खींच के चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर विच इज डेल्टा एल, इस एफ के वजह से। ओके, तो अभी अपन एक चीज़ बोलेंगे कि स्टार्टिंग में अपने पास कोई पोटेंशियल नहीं है, यू इनिशियल इज इक्वल टू 0, यू फाइनल which is equal to 1/2 stress into strain into volume. So 1/2 stress, force upon area, strain delta L by L, volume is equal to area into length, AA चला गया, so 1/2 F into delta L. अब W external which is equal to U final minus U initial, work energy for hour, so 1/2 F into delta L minus 0, so 1/2 F into delta L, so FL by 2. ओके, चलिए इसमें बोला है one end of the long metallic wire of length L is tied to the ceiling, another end is tied to the massless spring. ओके, उसका मतलब अपने पास
एक वायर है जिसका लेंथ L है, और उसका दूसरा एंड किसी एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा है जिसका ये K है, और उन दोनों के एंड पे M जितना मास हैंग करते हुए घूम रहा है। तो अपने को ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ढूंढना है। देखो बेसिकली ये भी जो रॉड है उसको आप स्प्रिंग के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। तो बेसिकली हम कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था F इज़ इक्वल टू के एक्स, और यहाँ पे F इज़ इक्वल टू वाई ए बाई एल डेल्टा एक्स। तो ये जो हो जाएगा ये आपका K इक्वलेंट हो जाएगा वायर का, तो वाई ए बाई एल। तो पहले वाले का K इतना आया, दूसरे वाले का K इक्वलेंट, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का K। दूसरा इसका टाइम पीरियड मांगा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के। बेसिकली टाइम पीरियड के 3 इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। एक पेंडुलम वाला है t इज इक्वल टू 2 पाई l डिवाइड बाई g, एक स्प्रिंग वाला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k, एक अर्थ वाला है t इज इक्वल टू 2 पाई r e डिवाइड बाई g। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगे, तो सीरीज़ में लगे तो K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सो 1 अपॉन K इक्वलेंट इज इक्वल टू वाई ए बाई एल 1 बाई K। सो KL प्लस वाई ए अपॉन वाई ए के। तो इसके हिसाब से अपने पास K इक्वलेंट आ जाएगा वाई ए के अपॉन के एल प्लस वाई ए। इसको यहाँ पे रखो। सो T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन वाई ए के ब्रैकेट में के एल प्लस वाई ए। अपना कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि व्हेन अ मेटालिक वायर इज हेल्ड अंडर अ टेंसाइल फोर्स F1 द लेंथ ऑफ द वायर इज L1, द फोर्स इज चेंज टू F2 द लेंथ ऑफ द वायर इज L2, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। पहले देखो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज L0, और जब उस पे F1 जितना फोर्स लगता है तो उसका लेंथ आ जाता है L1। कितना आ जाता है? L1। That means its change in the length is L1 minus L0. ओके, सेकेंड वाले में जब भी हम F2 जितना फोर्स लगाते हैं तो उसका चेंज इन द लेंथ, क्योंकि लेंथ आ जाएगा L2, सो L2 माइनस L0। सो बेसिकली F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल डेल्टा एक्स पे जब भी फोकस करते हैं तो F पहले वाले का, y सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, इसका हो जाएगा L1 माइनस L0। ये दूसरे वाले का हो जाएगा y a बाई एल L2 माइनस L0। अभी दोनों का रेशियो डालेंगे, सो F1 डिवाइड बाई F2 L1 माइनस L0 L2 माइनस L0। तो इससे F1 L2 माइनस F1 L0 इज इक्वल टू F2 L1 माइनस F2 L0। अभी L0 को एक साइड पे ले लो, तो F1 L2 माइनस F2 L1, F1 L0 माइनस F2 L0, कॉमन निकाल दो L0, सो F1 L2 F2 L1 डिवाइड बाय F1 माइनस F2। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली बाय द 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 meter and wire are
end point are made of the copper and middle one is made of the steel by the 3 wire. Okay, that means कि हमारे पास ये 15 kg का एक ब्लॉक है जिसको सिमेट्रिकली 3 वायर के साथ, एक वायर, दूसरा वायर और तीसरा वायर, 3 वायर के साथ ज्वाइंट किया गया है. सबका लेंथ 2 मीटर है. द वायर आर मेड ऑफ द कॉपर एंड द मिडल एरिया ऑफ द स्टील. ओके, तो ये वायर 2 कॉपर है और मिडल वाला स्टील है. इफ द टेंशन इन ईच वायर इज सेम, हाँ तो वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहने वाला है. तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन. तो हर एक पे कितना आ जाएगा? 50 50 50. If the tension in each wire is same, the ratio of the diameter of the copper wire and diameter of the steel wire. देखो अभी देखो तो कॉपर एंड स्टील वायर के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोनों का लेंथ सेम, दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम. ओके, दोनों का एक्सटेंशन भी, क्योंकि बोला है सिमेट्रिकली, तो अपने पास y इज इक्वल टू एफ बाय, अपन को डायमीटर पे जाना है तो पाई d²/4, एरिया को ऐसा लिखेंगे डेल्टा L/L. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ें सेम है. f सेम है, लेंथ सेम है, डेल्टा L सेम है, ये दोनों सेम है. दैट मीन्स यंग मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू 1/d² एंड d इज प्रोपोर्शनल टू 1/ यंग मॉड्यूलस का रूट. तो अगर मेरे को बोले कि डायमीटर ऑफ फर्स्ट वन, मतलब डायमीटर ऑफ पहला दिया है कॉपर एंड डायमीटर ऑफ स्टील, तो मैं लूँगा यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील 1.9 10⁻11 और यहाँ पे लूँगा 1.1 10⁻11. तो मेरे पास आ जाएगा √9/11. तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी वायर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 वायर्स ऑफ डायमीटर ऑफ दिस वन. तो यहाँ से मुझे डायमीटर मिला है, तो उस डायमीटर से मैं एरिया ले लूँगा पाई d²/4. सो 22/7. डायमीटर, ये अपना आंसर नीचे मीटर में है तो 0.25 मतलब 1/4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 4. तो अपना आ जाएगा 22/7 इंटू 64 10⁻⁻4. आगे काम लगेगा. एरिया ले लिया मैंने. फिर यहाँ पे बोला है कि कौन कितना बढ़ेगा. तो देखो पहले हम लोग किसी भी एक का ढूंढ लेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सब में वेरिएशन तो है ही. तो स्टील, लेंथ ऑफ द स्टील 1.5 मीटर. वो कितना लोड ले रहा है? तो 4 kg एंड 6 kg, तो वो 10 kg इतना ले रहा है. तो फोर्स 100 न्यूटन. उसका एरिया है 22/7 64 10⁻⁻4. ओके. और यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इलॉन्गेशन अपन ले लेते हैं. सो इलॉन्गेशन FL/YA, तो 100
लेंथ है 1.5, यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 एंड 22, 7, 64 एंड 10⁻⁻4। ओके, तो अपने पास यहाँ पे 232, 11, 16 और 11 से करते बाद में, तो 1.5 इंटू 7 इंटू 16 डिवाइड बाई 11 इंटू 10⁻2 -11 प्लस 4. So 1.5 into 7 plus 16 by 11 10⁻2 minus 5. ओके, अब यहाँ से मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं 16/11 करूँ या फिर ये 15/10 करके 5 3 5 2 और यहाँ पे 8 कर दो, सो ये हो जाएगा 7 3 21 इंटू 8, 168 डिवाइड बाई 11 10⁻⁻5. अब जो 168 डिवाइड बाई 11, 11 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 58, 11 सा 5 सा 55, तो ये हो जाएगा 3. तो 1.5 वाले पे जाके टिक कर देना है. हमें सब इतनी सारी मजूरी नहीं करनी होती और पूरा क्वेश्चन गिनना है, तो यू कैन गो फॉर दिट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. इस वाले क्वेश्चन में अपन को दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन है जो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन is contained in a cubical container of size 1 मीटर. मतलब उसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम दे दिया है 1 मीटर क्यूब. मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर भी दे दिया है 400 केल्विन, 127 डिग्री मतलब 400 केल्विन. द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अपने को आइसोथर्मल में बल्क मॉड्यूलस ढूंढने को बोला. अब बल्क मॉड्यूलस मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. तो अपन जाएंगे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी बाई पी माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये नीचे आ जाएगा तो डेल्टा पी बाई पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, ये माइनस और इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस. दैट मीन्स कि आपको बल्क मॉड्यूलस चाहिए तो वो बेसिकली प्रेशर जितना होगा. अब प्रेशर कैसे ढूंढेंगे? सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना. तो अभी अपन करेंगे P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी. चलिए, तो अपना फाइनल आ गया कि अपने को जो बल्क मॉड्यूलस चाहिए वो प्रेशर से आएगा और प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी. चलिए, वॉल्यूम कितने? 1. आर तो आर ही लेना है. टेम्परेचर कितना दिया है? 400. ओके, टेम्परेचर कितना दिया है? 400. अभी मोल्स कैसे ढूंढेंगे? तो n इज इक्वल टू 32/32, तो 1 मोल. तो यहाँ पे अपना आंसर आ सकता है 400 R. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, क्वेश्चन में अपने को बोला है द एज ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है. अ फेस ऑफ अ क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू द वर्टिकल वॉल. तो इसके साइड पे एक वर्टिकल वॉल है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है.
इसके साथ एक वर्टिकल वॉल है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और मास ऑफ 100 kg इज अटैच्ड टू द ऑपोजिट फेस। इसके यहाँ पे 100 kg का एक वो जुड़ा हुआ है जिसके वजह से 1000 न्यूटन ये फोर्स लगने वाला है। और इसका जो साइड है, इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, मतलब ये यहाँ से कितना ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा पूछा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए डिफ्लेक्शन पे चलते हैं। ईटा इज इक्वल टू F/A, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो, और तुम्हारी लेंथ। सो X इज इक्वल टू FL/8। यहाँ पे हो जाएगा फोर्स 10⁻³ अपन G 9.8 लेके चले तो भी चलेगा, चलो नियरेस्ट आंसर ले लेंगे। लेंथ 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय एरिया, तो 10 इंटू 10⁻²। ओके, एंड ईटा अपना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁶ गीगा, मेगा गीगा 9। ओके, तो अभी ये दोनों उड़ जाएगा, ये यहाँ से 40 और एक, सो 400 10⁻⁻⁹, सो 4 इंटू 10⁻⁻⁷, 4 के पास 3.92। यहाँ पे हम लोग को 9.8 लेके करे क्वेश्चन, तो अपना प्रॉपर आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 2 मेटल स्ट्रिप आर रिवेटेड टुगेदर ईच एंड बाय 4 रिवर्ट्स। ओके, तो अपने पास चारों एंड पे एक रिवर्ट करके रखा है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 4 साइड। ईच ऑफ द डायमीटर, हर एक का डायमीटर 6 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। एज्यूम दैट ईच ऑफ द रिवेट कैरीज अ 1/4 ऑफ द लोड। हाँ, वो तो फिक्स ही है, मतलब चारों है तो 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो अपन करेंगे F/F इज इक्वल टू टोटल वेट बाय 4। द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द रिवेट इन स्ट्रिप। ओके, तो अपने को F ढूंढना है। अपने को ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस 6.9 10⁻⁷, कितना है 6.9 10⁻⁷। सो ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन पाई d²/4। सो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा π/4 d²। 6.9 10⁻⁷ पाई 22/7 1/4 diameter 36 into 10⁻⁶. Okay, so 9 this one can be approximately 7, so you can write it denoted by मतलब 0.98 somewhat somehow एक के नज़दीक। so 22 into 9, so 198 into this, 198 into this 4.9 10⁻⁷ 22/4 each of the diameter carries this one. Okay, the maximum 10 can be produced in the
रिवेटेड स्ट्रिप, ओके कोई बात नहीं। चलिए तो अप्रोक्सीमेटली 122 इंटू 9, चलो ना जो है वो करते, 0.98 इंटू 198 इंटू 10, सो 198 इंटू 9.8, सो 198 इंटू 98 या 96 तो 0, कितना हो जाएगा 72, 88, 17, 4, 8, 4, 10, 1, 4, 1, 9, 1, 19404. Maximum tension can be produced in the riveted strip is, okay, सिग्मा अपने को दिया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिवेटेड, ओके तो अपने पास क्वेश्चन बनेगा ओके अपने पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1.940 इंटू 10⁻3, ओके अपने को ऐसा बोला है कि भाई टोटल फोर्स यहाँ से, तो टोटल फोर्स मतलब चारों पे आधा आधा हो जाएगा, तो इंटू 3 करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा सी। देखो एक बार वापस से देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने फोर्स में ये देखना भूल गया कि अपने को चारों पे इफेक्ट लानी है, तो मैं फोर्स की जगह पे W/4 लिख दूंगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू F/D, सो W/4 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू D, सो W इज इक्वल टू सिग्मा D इंटू 4, ओके तो अपन का सिग्मा 6.9 10⁻7 D, D मतलब एरिया, सॉरी एरिया, सो पाई D²/4, पाई D²/4, ओके तो पाई D²/4, 4 निकल जाएगा, सो पाई 22/7 इंटू अपना D², D ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6, अप्रोक्सीमेटली 0.1, अप्रोक्सीमेटली 1, ओके तो 36 इंटू 22, 36 इंटू 22,
ओके, तो अपने पास आएगा 0 1 12 7 7 2 0 2 9 7 798, तो 7.8, माई मिस्टेक, 7.8 10⁻3। चलो, उसके बाद देयर इज सम चेंज इन द लेंथ व्हेन 33,000 न्यूटन टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड टू द स्टील रॉड ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 10⁻, ओके फाइन। तो अपने पास फोर्स दिया है 33,000 न्यूटन और उसका एरिया दिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। Changes in temperature required to produce the same elongation if the steel rod is heated. The modulus of elasticity 3 × 10⁻11 Newton per meter square and the coefficient of linear expansion मतलब alpha. So अपना delta L by L is equal to alpha delta T. Temperature ही ढूंढना है. So Young modulus is equal to F by A delta L by L, जिसकी जगह पे अपन लिखेंगे F by A अल्फा डेल्टा T ढूंढना है. सो F A अल्फा Y 3 एरिया अल्फा 1.1 10⁻⁵ and Young modulus 3 × 10⁻11, ओके. तो यहाँ पे अगर मैं नीचे 0 लिख दूँ, मतलब ऊपर एक 0 ले जाऊँ, तो ये 33 निकल जाएगा. सो 1 2 3 4 10⁻⁴ प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा +5 -11. तो बेसिकली ये हो जाएगा 10 12 - 11 10 डिग्री सेल्सियस. तो अपना चेंज इन टेम्परेचर आएगा 10. ओके, चलिए आगे बढ़ते. क्वेश्चन के अंदर है द इलास्टिक लिमिट ऑफ द ब्रास इज दिस मच. मतलब ये अपने को अपना स्ट्रेस दे दिया है. मैक्सिमम स्ट्रेस 379 मेगा 10⁻⁶ पास्कल. The minimum diameter of the brass rod is supposed to be the force 400 Newton. तो अपने को क्या ढूंढने को बोला है? डायमीटर. सो सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन पाई d² by 4. सो d² इज इक्वल टू F4 पाई सिग्मा. सो d इज इक्वल टू √, अप्रोक्सीमेशन की गेम खेलेंगे, 400 × 4 पाई. इसको 379 मतलब 22/7 379 × 10⁻⁶. तो अगर इसको 7 से करूँ, .something 54.1 × 22 0 वो लास्ट में कर देंगे. ये नीचे अभी 0 रख देते हैं. तो 2 8 10 2 9 11 119 ये 400 × 4 डिवाइड बाय 1190.2 10⁻⁶ 1190.
क्योंकि उसका तो हो जाएगा डायमीटर 20 इंटू 2, 10⁶ का हो जाएगा 10�3, और 1190 का अंडर रूट 1190 1 डिवाइड बाई 1190 to 1/2. So 1190 raised to 1/2 किसके आसपास होगा, किसके आसपास खेलना है अपन, और किसी तरीके से किसी तरीके से ये भी कर सकते हैं, रूट निकालने की जगह पे 1600 डिवाइड बाय 1190.2, तो रेस टू 1 1190, ये हो जाएगा 0, 10 का 1, यहाँ के 5 का 4, ये 0, 1.1190 रेस टू 3। ओके, तो ये हो जाएगा 1190 इंटू 3, तो 0733, तो 3370, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 वापस से। तो 1190 इंटू 6, 0 4 1 1 7 7 1, ओके 6। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अगर हम देखने के लिए जाए तो 1.36 रेस टू 1/2 10⁻³ अब हमको पता होना चाहिए 1 + 0.36 रेस टू 1/2 इंटू 10⁻³ ये मिलीमीटर लेके आ जाएंगे, 1 + 1/2 0.36, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 + 1.18, तो अप्रॉक्सीमेटली किसके पास जाएगा, सी। मैथ्स के साथ खेलना है मस्त। चलो, वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द वन एंड इज स्ट्रेच्ड by the weight of 200 Newton and the lower end the weight stretch the wire is 1 millimeter, then the elastic energy stored in wire. Okay, so we know that U is equal to stress strain into volume. Stress F by A, strain delta L by L, volume A into L, A L चला गया, so 1/2 F 200 and length 10⁻³ so 10⁻² minus 1 0.1 जूल, किस में आएगा, 0.1 जूल में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उसमें बोला है कि a steel rod is projecting out a rigid wall. ओके, सही है। अ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज, अपने पास उसका स्ट्रेस मिला है 345 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ ABCD इज 2 सेंटी, ये AB ये 5 है और ये 2 है। ओके, द मैक्सिमम लोड कैन बी पुट ऑन द फेस ABCD, ABCD इस फेस पे सबसे ज़्यादा कितना फोर्स आप रख सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली वो जो भी आप रखोगे वो जाएगा किस पे, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एरिया ऊपर वाला नहीं, एरिया ये साइड वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शियर इस साइड लग रहा है। अपने टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल नहीं लगा रहा है, अपन कौन सा लगा रहा है, शियर। सो फोर्स अपॉन एरिया, तो
फोर्स इज इक्वल टू सीयर वाला इंटू एरिया। सो 3 4 5 10⁶, ये केजी में है ना, तो 9.8 के साथ कुछ ना कुछ करना ना, जी 10 ही दिया, अच्छा है चलो, इंटू एरिया 2 सेंटीमीटर इन 2 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻²। अभी 3 4 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1380। ओके, अब 1380 ये इसके साथ अपने को करना है mg, तो एक g यहाँ से चला जाएगा, तो अपन का मास आएगा 13800, तो अपना आंसर आ जाएगा C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला है कि स्फीयर है, उसका रेडियस इतना है और उसका मास इतना है। तो देखो ये यहाँ से ऐसे करके लटका पड़ा है 5 मीटर पे, और यहाँ पे जो स्फीयर है उसका रेडियस है 0.1, ये भी 0.1, और इसका लेंथ 5, और इसका जो डायमीटर है वो है 10⁻³ मीटर। अभी ऐसा बोला है कि यहाँ से यहाँ की टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ की टोटल हाइट है 5.22, और जब ये इसको ऐसे करके मूव करते हैं, तो जो मूव करने के टाइम पे ये इसको यहाँ से टच हो जाता है। तो जैसे ही वो उसको टच हुआ, जैसे मान लो कि चलो ये इसको यहाँ से ऐसे करके टच हो गया, तो दैट मीन्स इसका सेंटर यहाँ से कितना दूर होगा, तो ये सिर्फ 0.1 मीटर ही दूर है। दैट मीन्स कि हमारा जो रेडियस होगा घूमने वाला वो 5.22 में से 0.1 निकालेगा, तो वो हो जाएगा 5.12, ये ऐसे घूमने वाला रेडियस। ओके, तो जो हमारा फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई एयर आ रहा है, जो 8πv² बाय, तो वो हो जाएगा 5.12। दूसरा कि हम यहाँ पे एरिया ले लेंगे, तो एरिया πd² बाई 4, सो 3.14 बाई 4 इंटू 10⁻⁶, ये डायमीटर आ गया, फोर्स आ गया, यंग मॉड्यूलस आ गया। उसके बाद अपन का वायर कितना खींचता है, तो बेसिकली अपना लेंथ ऑफ द वायर इज़ 5 है, और उसका जो खींचने वाला लेंथ है वो बेसिकली ये यहाँ से, बेसिकली पहले तो 5.2 तक तो पहुँच ही गया था, तो जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 0.02 का ही है। तभी ये सब मिला के अपन जाएंगे यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू F/A डेल्टा L बाई L। सो यंग मॉड्यूलस 1.994 10⁻11, यहाँ पे हो जाएगा 8πv² बाय 512 100 A, सो पाई बाय 4 10⁻⁶ इंटू डेल्टा L बाई L, सो 2/500। तो यहाँ पे पहले अपन 5 निकालेंगे, 1.994 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 8/524, यहाँ से 2, यहाँ पे ये 4 को निकालेगा, 4 4 जा 16, सो ये 512 तो रेज़ टू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 4 इंटू 10⁻², ये 10⁻², ये ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻8, 8 और इसका तो 10⁻10 इंटू 5। ओके, और यहाँ पे 2⁻2 कितना हो जाएगा 9। अभी तो ये निकलेगा तो 2⁻5 आ जाएगा, और अपना v² तो लिखना ही है, सो
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 का 1 आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 10 बचेगा। सो 19.94 2⁵ डिवाइड बाई 5। ओके, तो इन सब को करोगे तो 77.79 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8.8। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम द वायर ड्यू टू द चेंज है, तो अपने को बताना पॉइसन्स रेशियो। सो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। सो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 2 डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L। अब ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 2 डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L। सो पॉइसन्स रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा R बाई R अपॉन डेल्टा L बाई L। तो यहाँ पे ये सामने जाएगा माइनस डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L। सो डेल्टा R बाई R अपॉन डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू -1/2। तो अपने पास आएगा -1/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में? द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द रॉड is 1%, तो that means delta L by L is equal to 1/100. What is the approximate percentage change in the volume? डेल्टा V by V ढूंढना है। ओके, सबसे पहले अपने को पॉइसन्स का रेशियो पता है, पॉइसन्स रेशियो विच इज इक्वल टू डेल्टा R बाई R अपॉन डेल्टा L बाई L। अब ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो ये जो रेशियो है वो अपने को 3/10 दिया है, तो उसका मतलब डेल्टा R बाई R माइनस डेल्टा L बाई L। तो अपना जो डेल्टा R बाई R आएगा वो माइनस में 3/10 डेल्टा L बाई L लिख के अपन लिख के आ जाएंगे 3/10 1/100, तो ये हो जाएगा 3/1000। ओके, अभी अपने को वॉल्यूम का चेंज लेना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। सो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 2 डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L। ये जो डेल्टा R बाई R है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव 0.3/100 प्लस ये हो जाएगा 1/100, तो ये हो जाएगा 0.6 नेगेटिव प्लस 1/100, तो ये हो जाएगा 0.4/100। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 100 के साथ 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 blocks of the mass 5 kg 10 kg are connected by the metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. The breaking stress of the material is this, then what is the minimum radius? पहले तो देखो आपके पास 5 kg and 10 kg है, तो 50 and 100 है। तो इसके बेस पे अपन सबसे पहले यहाँ का टेंशन ढूंढेंगे। सो M1 M2 या फिर अपन करेंगे कि F नेट 100 50 50, M नेट कितना आया था 15, सो A नेट 50/15 10/3। अब इससे किसको खींचा जाने वाला है? 5 को, क्योंकि टेंशन वहाँ पे आने वाला है। सो 10/3, सो टेंशन पहले, सो 5 × 10/3, सो 50/3 टेंशन है। पर जो फाइनल टेंशन उसके लिए 50/3 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 200/3। तो यहाँ पे जो अंदर टेंशन लग रहा है वो आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, या टेंशन तो अपन टेंशन लेके आए NLM से 200/3 न्यूटन। अभी अपने को बोला है मिनिमम रेडियस, तो अपने को ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है कितना है 2 × 10⁹ तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अपने को क्या ढूंढना है? मिनिमम रेडियस। सो F अपॉन पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू F अपॉन पाई सिग्मा। तो ये हो जाएगा 200/3
पाई अपना हो जाएगा 22/7 और सिग्मा 2 × 10⁹ तो ये 10⁻²। ओके, तो ये हो जाएगा 7/66 × 10⁻⁻7। ओके, 7/66 × 10⁻⁻7, 70/66 10⁻⁻8। अब 70/66 10⁻⁻8, दैट मीन्स उसका रूट निकालने के लिए जाए r² इज इक्वल टू 70/66 10⁻⁻8, तो अपन जाएंगे r इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर। 70/66, 66 1 = 66 तो ये हो जाएगा 4.1 पॉइंट आगे चला जाएगा। कितना 66 और एक 0 रख के, तो 5 सा 66 5 सा 66 6 सा तो 0.06, सो r² इज इक्वल टू 1.06, ये इसका 1/2, सो r इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 0.06 रेज़ टू 1/2 10⁻⁻4, सो 1.03 10⁻⁻4। ओके, तो अपने पास आ जाएगा 0.1, मतलब 0.103 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। द प्रेशर अप्लाइड फॉर द डिस्टेंस ऑफ द क्यूब इज P। तो एक क्यूब है जिस पे प्रेशर लग रहा है P। हाउ मच द टेम्परेचर शुड बी रेज टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अपने को पता होना चाहिए डेल्टा V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ द बीटा एंड कोएफिशिएंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा डेल्टा T। What should be the temperature raise? Okay, so bulk modulus is equal to P upon delta V/V. So B is equal to P upon alpha delta T. Delta T is equal to P upon beta into alpha. तो P upon beta into alpha. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अपने को बोला है कि हैवी प्लैंक के जिसका मास कितना है 100 kg हैंग्ड फॉर द 3 वर्टिकल वायर्स इक्वल इन लेंथ अरेंज सिमेट्रिकली, ऑल द वायर्स हैव द सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सेम है। ओके, एंड द मिडल वायर इज ऑफ द स्टील, मिडल वायर स्टील का है, 2 कॉपर के है। द मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज्यूम टू बी डबल, so young modulus of steel is twice of young modulus of copper. Okay, टेंशन इन द वायर। अब बेसिकली यहाँ पे टेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं y इज इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। सो F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लेते हैं y सबका अलग है, प्लैंक अरेंज लेंथ सेम है, एक्सटेंशन भी सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन है, दैट मीन्स y इज प्रोपोर्शनल टू F। सो F ऑफ स्टील
अपॉन एफ ऑफ कॉपर, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। तो बेसिकली अपने पास यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, कॉपर कॉपर गया तो इट्स 2/1। सो एफ ऑफ स्टील इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉपर। अभी अपने पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉपर, और ये हो जाएगा सॉरी एफ ऑफ स्टील, और ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉपर। तो बेसिकली 2f ऑफ कॉपर प्लस f ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1000। दैट मीन्स 2f ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2f ऑफ स्टील, f ऑफ स्टील, f ऑफ स्टील, so f ऑफ स्टील इज इक्वल टू 500 न्यूटन। अब देखो ये जो 500 न्यूटन है वो हम लोगों ने 10 लिया है, यहाँ पे ये 9.8 लिया है, तो ये 3 आएगा, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे जाना है, सो एफ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एफ ऑफ स्टील बाई 2, सो 500 डिवाइड बाई 2, सो 250 न्यूटन। सो वो उसके बिल्कुल नज़दीक आएगा। वो कौन सा होगा 250 के पास वाला, तो वो हो जाएगा ये वाला। ओके चलिए इंटीजर पे चलते। अपने को बोला है कि क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल फोर्स सच दैट द टॉप फेस इज सीयर्ड थ्रू दैट रिलेटिव टू द बॉटम फेस। मतलब बॉटम फेस से ये इतना आगे चला गया, बॉटम फेस से ये इतना आगे चला गया रिलेटिवली, डेल्टा एक्स 0.012 सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सब सेंटीमीटर में ही जा रहे हैं, और इसका लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। द टेंजेंशियल फोर्स इज F अपने को बोला है कि 10⁻10 डाइन, एंड तो की बार अपने पास सीयर मॉड्यूलस है, कितना है 2 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सीयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एक्स बाय एल। सो फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए एल इंटू डेल्टा एक्स। सो 2 × 10⁻11 एरिया, अपने पास एरिया 6/6 मतलब 36, लेंथ 6, और ये हो जाएगा 12/1000। तो 6 2s 36, 4s 10⁻11 - 3, तो अपने पास हो जाएगा 3 6 10⁸8, 36 4s 144। तो अपने को चाहिए 10⁻11, तो अपन लिखेंगे 1.44 10⁻10 डाइन। ओके चलिए, तो अपना पास आएगा 1.44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अ स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ दिस वन एंड द लेंथ ऑफ दिस। अ फोर्स दिस स्ट्रेच इट इज along a length. Okay. Young's modulus of the steel is this. The longitudinal strain, तो अपने को डेल्टा एल बाई एल ढूंढना है। ओके तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई ए। अपने पास जो फोर्स लग रहा है वो 6 10⁻³ डिवाइड बाय 2 × 10⁻11 और रेडियस
20, तो पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, 3.14 400 10⁻⁶. So 3.14 4 इंटू 10⁻⁴. ये इसको निकालेगा तो ये 20 हो जाएगा, ये इससे 10 हो जाएगा, ये इससे 2.5 हो जाएगा. सो 2.5 इंटू 10⁻³ -11 प्लस 4. सो 2.5 10⁻⁻11 प्लस 7 -4. सो 25 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4 -5, तो अपना क्या हो जाएगा 25. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बोला है 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by the metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. The radius of the wire is this and Young modulus of the metal is this. The longitudinal strain developed in the wire is strain. So अपने को देखना है डेल्टा L by L is equal to FA/Y. अपना यहाँ पे F कैसे 40 टेंशन 20 टेंशन नीचे ऊपर. सो 4A इज इक्वल टू 40 माइनस T, 2A इज इक्वल टू T माइनस 20. एडिशन करेंगे 6A इज इक्वल टू 20, सो A इज इक्वल टू 20/6 10/3. अब उसमें से किसी एक के इक्वेशन में रख देंगे. सो T इज इक्वल टू 2A प्लस 20, सो 2 इंटू 10/3 प्लस 20, तो ये 20 प्लस 60/3 80/3. तो अपने पास ये आ जाएगा 80/3. एरिया रेडियस ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर. सो अपने पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 16 10⁻⁻10 और यंग मॉड्यूलस हो जाएगा यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11. तो 80/पाई इंटू 3 16 2 10, ये दोनों निकल जाएगा. यहाँ से ये हो जाएगा 4, ये यहाँ से हो जाएगा 4. सो 1/π12, तो 1/α/π. सो अल्फा इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 12. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, अ स्टोन of mass 1.3 kg is being rotated horizontal plane of a conical pendulum with the help of 140 centimeter long aluminum wire of cross section area of this. अपने पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके एंड पे जो ऑब्जेक्ट लटकाया हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 विथ अ वर्टिकल. व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ. तो अभी देखो, बेसिकली इसको कॉनिकल शेप में अगर घुमा रहे हैं अपन, ये यहाँ से 75 जितना बन रहा है, तो ये लेंथ है. ओके, ये क्या है, लेंथ है. तो अपना टेंशन बनेगा, तो अगर ये 70 ये टेंशन है, तो ये 75, तो ये हो जाएगा T cos 75, ये हो जाएगा T sin 75, ये अपना नीचे आएगा mg. बोलो सही है कि नहीं. चलिए, तो उसके हिसाब से अपना T
cos 75 किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। सो t इज इक्वल टू mg, तो 13 1.3 इंटू जी 13 डिवाइड बाई cos 37, तो वो हो जाएगा 26/100, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इससे 50, तो टेंशन आ जाएगा 50 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन का अपने पास टेंशन घुस जाएगा। अब हम लोग टेंशन ढूंढ के आए, अब उसका लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है। सो डेल्टा एल, क्योंकि अपने को पता है कि एफ वाई ए और यहाँ पे एल, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। लेंथ कितनी लेंथ है भाई, 140 सेंटीमीटर, तो 140 अपना जो आंसर हो जाएगा वो मिलीमीटर में लाना है, पर अभी हम लोग सब मीटर एम के एस में कर रहे हैं। सो 140/100। यंग मॉड्यूलस भी जो है वो एम के एस में अच्छा है कि अपने को एम के एस में दिया है, तो 7 × 10⁻10, और एरिया भी अपने को दिया है 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 20, ये 50 का 2 और ये हो जाएगा 10, तो ये 10⁻1 -10 + 6, तो अपने पास 10⁻⁻6 और 7, तो -3 मीटर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर अपना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1 mm आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a particular force F applied on the wire increase its length by, मतलब पहले वाले में वो 2 × 10⁻³ मीटर इंक्रीज करता है। इफ वी अप्लाइड इंक्रीज द वायर लेंथ बाय 4 × दिस, तो मतलब डेल्टा L2 इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ मीटर, देन अप्लाइड फोर्स इज NF। तो देखो पहले जो अपन ने फोर्स लगाया था वो F लगाया था, अभी जो फोर्स लगा रहा है वो कितना, तो अपने को पता है कि F इज इक्वल टू YA/L डेल्टा L, तो F2/F1 इज इक्वल टू डेल्टा L2/डेल्टा L1, क्योंकि ये सब सेम ही है। सो F2/F1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 4 × 10⁻², 2 × 10⁻³ ये दोनों चला जाएगा, ये 2। सो F2 इज इक्वल टू 2F, जो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो N इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। सो आवर आंसर इज, तो ये अच्छा खासा कैलकुलेटिव पेपर था, हम लोग मना नहीं कर रहे, बट जेई है, थोड़ा सा प्रिपरेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसी तरीके के पेपर के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।